गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय दर का, फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय क्या होता है कि हम अपने देश के अंदर जितने भी लेन देन कर रहे हैं तो हम रुपए में कर सकते हैं, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं या हमें कुछ ऐसी आवश्यकताएं पड़ती है जो हमें दूसरे देशों से मंगवानी होती है तो उसके लिए हमारी मुद्रा में उसको परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस देश की मुद्रा या वहाँ का जो एक्सचेंज की चीज़ें वो अलग है, हमारे यहाँ पे अलग है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय दर का या विदेशी विनिमय क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय क्या होता है। आपके पास जितने भी विदेशी मुद्रा से संबंधित वस्तुएं या मुद्रा है या बहुमूल्य धातुएं हैं या सिक्योरिटीज जो भी है उन सब का योग क्या कहलाता है? आपका विदेशी विनिमय साधन या विदेशी विनिमय कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपके पास जो साधन है वो कहलाते हैं क्या चीज? समस्त विदेशी मौद्रिक साधनों का योग। जितने भी आपके पास फॉरेन से संबंधित मौद्रिक रिसोर्सेज जो है आपके पास उन सब का योग आपका क्या होता है? विदेशी विनिमय होता है। यानी वो ऐसे साधन हैं जिनको आप दूसरे देश से संबंधित लेन देन पूरा करने के लिए, अपने दायित्व की पूर्ति करने के लिए, उनसे आप जो चीज परचेज की उसका पेमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप काम में ले सकते हैं। विनिमय का अर्थ क्या हुआ आपका? एक्सचेंज। फॉरेन यानी विदेश से, तो जितने भी आपके पास विदेशी मौद्रिक साधन है उनका योग क्या कहलाता है? आपका विदेशी विनिमय साधन कहलाता है। हमारा जो चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है उसके ऊपर फोकस करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके विदेशी विनिमय दर से संबंधित आते हैं। तो विदेशी विनिमय दर क्या होती है? आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट। देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में जिस दर के ऊपर बदली जाती है उसे क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। यानी एक देश की जो मुद्रा है वो दूसरे देश की मुद्रा के साथ किस दर के ऊपर बदली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भारत का जैसे $1 है अमेरिका का और भारत का जो रुपया है, अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है? एक्सचेंज करना है। आप क्या चाहते हैं कि सपोज अगर भारत के अंदर है और आप अमेरिका से कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आपके पास तो रुपया है और उसके पास $1 है, तो वहां का व्यापारी आपको पेमेंट करेगा। जब आप उसको पेमेंट करेंगे वो आपको वस्तु देगा। तो कैसे फाइनल होगा? ये चीजें जब फाइनल की जाती है वो विदेशी विनिमय दर के आधार पर की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सपोज दैट जैसे $1 के बराबर फ्लक्चुएट करते हैं, 60 रुपए मान लिया हमने, 70 रुपए मान लिया, 80 रुपए जो भी वर्तमान में चल रहा है उसके आधार से आपने मान लिया। ये इतने रुपए हम क्या कर रहे हैं? उसके बदले दे रहे हैं। तो $1 की जो कीमत है 60 रुपए है, 60 रुपए के बराबर क्या है? $1 है। चेंज हो रहा है। ये चेंज होने की दर क्या कहलाती है? आपकी विदेशी विनिमय दर। यानी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में किस दर पे बदली जाएगी? $1 कितने रुपए में बदला जाएगा? 80 रुपए। तो दर क्या होगी? 1 = 80। अब कई इसको दो तरीके से बोल देते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय दर और अप्रत्यक्ष विनिमय दर। दोनों बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे भारत के संबंध में हम बात कर रहे हैं, $1 बराबर $1/80 प्रत्यक्ष होगी और $80 बराबर $80 बराबर $1 अप्रत्यक्ष होगी। बात तो एक है, हम चेंज होने की रेट तो वही है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें किस क्या चीज समझनी है? विदेशी विनिमय दर क्या होती है? किसी एक देश की मुद्रा दूसरे देश में जिस दर पर बदली जाएगी विदेशी मुद्रा के साथ में उसको बोला जाता है विदेशी विनिमय दर। अब बात आती है विनिमय दर के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। कितने टाइप से दरें होती है? मेनली ये 2 प्रकार की होती है। पहला आपका है स्थिर या फिक्स्ड या नियमित, जिसको बोला जाता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। दूसरा फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग भी बोला जाता है इसको, परिवर्तनशील विदेशी विनिमय दर, फ्लक्चुएटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। कितने प्रकार हुए इसके? 2, स्थिर और परिवर्तनशील। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, स्थिर में क्या रहेगा? परिवर्तन नहीं किया जाएगा, चाहे सरकार के द्वारा चाहे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा। इसको क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंधित कर दिया जाता है, एक रेट के ऊपर फाइनल कर दिया जाता है इसको, या फिर कुछ परसेंटेज फाइनल कर दी जाती है कि जैसे 1% से ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, एक लिमिटेशंस बना दी। यानी फाइनल कर दिया कि $1 बराबर 60 रुपए, इस साल के लिए यही रेट रहेगी।
तो ये क्या हो गया आपकी स्थिर या फिक्स्ड रेट। या बोल दिया कि $1 पर आना 60 रुपए लगेगा, तो उसको प्लस माइनस $2 तक किया जा सकता है। तो ये भी साल के लिए हमने फिक्स कर दिया, इससे चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, स्थिर नियमित विनिमय दर, जिसमें क्या किया जाता है, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता एक्सचेंज रेट को। अब दूसरी आती है आपकी परिवर्तनशील या फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इसमें क्या होता है, इसमें हमने फिक्स कर दिया था, इसके अंदर मांग और पूर्ति की जो शक्तियां होती है उसके द्वारा क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है। यानी दर को क्या छोड़ा जाता है, स्वतंत्र छोड़ा जाता है। किसी भी चीज का कीमत निर्धारण कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा होता है, संतुलन के द्वारा। तो विदेशी मुद्रा का अगर हमें कीमत निर्धारण करना है कि एक्सचेंज रेट हमें क्या रखनी है, तो किसके द्वारा निर्धारित होगी, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा। यानी इसको क्या छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये अपने आप अपने सामंजस्य के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। हालांकि इसको भी आगे कैटेगराइज कर दिया जाता है, इसकी भी 2-3 कैटेगरी बना जाती है, जैसे नियमित परिवर्तनशील, इसके अंदर कुछ रेट्स आपको छूट देते हैं, जैसे कि परिवर्तनशील तो है लेकिन मैक्सिमम प्लस माइनस टाइम कर दिया है, इससे ज़्यादा चेंज होगा तो उस पर कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मैंने कंसेप्ट समझने वाली बात क्या है कि मांग और पूर्ति के सामने द्वारा जो निर्धारण होता है उसको परिवर्तनशील बोला जाता है। जब संस्था के द्वारा उसको स्थिर कर दिया जाता है या शुरू में फाइनल हो जाता है कि हमारे देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा के साथ इस रेट पे चेंज होगी, उसको क्या बोला जाएगा, फिक्स्ड। और मांग और पूर्ति के स्वतंत्र छोड़ जाता है, उसको बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग। अब हम बात करते हैं कि कौन सी जो प्रकार है वो हमें अपनाना चाहिए, क्या हमें स्थिर अपना के चलना चाहिए या परिवर्तनशील। ये डिपेंड करेगा इसके जो प्रोन्स और कॉन्स हैं उसके ऊपर, यानी इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है। हम एक एक करके पहले इसके फायदे देखते हैं स्थिर के, फिर इसके लूज पॉइंट्स क्या है, बाधाएं क्या है वो देखेंगे, और इसी तरह हम परिवर्तनशील के दोनों चीजें अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्थिर या फिक्स्ड। इसके फायदे क्या है, सबसे पहला फायदा आपको क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा कि शुरू में रेट फाइनल कर दी गई, अब जो आयात करता है निर्यात करता है उन्हें पता है कि जो $1 है वो 65 रुपए में चेंज होगा, तो वो उस देश उस साल के दौरान कितना भी क्या करेंगे, आयात या निर्यात स्वतंत्र पूर्वक कर सकते हैं। उन्हें पता है कि रेट्स में ज्यादा चेंजेस आने वाले नहीं है, क्योंकि जब इसकी बात करेंगे हम परिवर्तनशील की तो उसमें रेट्स वगैरह चेंज होते हैं। आपने माल बेचा उस टाइम एक्सचेंज रेट कुछ और थी, जब आपका पेमेंट आया उस टाइम एक्सचेंज रेट कुछ और थी, तो आपको कई बार फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं वो इसको ज्यादा परफेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें शुरू में पता चलता है कि जो माल बेचे उस साल जो पेमेंट आएगा उसके 1 साल में रेट यही रहने वाली है। तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो क्या करता है, वृद्धि करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, अनुशासित आर्थिक नीति अपनाई जा सकती है। जितनी चीजें स्थिर होंगी, चाहे वो मौद्रिक नीति की बात की जाए, चाहे राजकोषीय नीति की बात की जाए, चाहे अंतरराष्ट्रीय नीति की बात की जाए, स्थिरता में जो नीतियां बनाने का काम होता है वो थोड़ा तुलनात्मक रूप से आसान होता है। हालांकि ये चीजें लंबे टाइम तक मेंटेन करके नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आप अपने देश को स्थिर कर सकते हो लेकिन जो बाकी अर्थव्यवस्था है वो तो उसके साथ चेंज हो रही है, उसको कैसे फिर चलाओगे। लेकिन क्योंकि हम इसके स्थिर प्लस पॉइंट बता रहे हैं, तो इसका प्लस पॉइंट क्या हुआ कि अनुशासित आर्थिक नीति में सहयोग करती है। तीसरा, मुद्रा की प्रतिष्ठा जमती है। मुद्रा की प्रतिष्ठा कैसे जमेगी, साल के दौरान जब रेट फिक्स रह रही है, आपके रुपए की जो रेट है वो चेंज नहीं है, तो उसकी प्रतिष्ठा क्या बढ़ेगी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा तो बढ़ रही है। सुबह आपके रुपए की रेट कुछ और थी, दोपहर को कुछ और होगी, शाम होते होते ये 70 रुपए हो गए। तो जो आयात है निर्यात करता में कंफ्यूजन होता है कि वो सौदा करे और कौन सी रेट पे करे, पता नहीं कल रेट क्या होगी। तो जब स्थिर रहता है मुद्रा की प्रतिष्ठा क्या होती है, बढ़ती है। इसके अंदर स्थिर विनिमय दर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मौद्रिक प्रबंधन में आसानी। आपको पता है कि रेट सी रहने वाली है, कितनी मुद्रा की आपको आवश्यकता है, कितनी विदेशी मुद्रा के भंडार आपको चाहिए, क्या आपको आयात करना है, क्या निर्यात करना है, ये सब चीजों में क्या होती है, आसानी होती है। पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन, जब व्यापार बढ़ेगा, मौद्रिक प्रबंधन सही रहेगा तो पूंजी प्रवाह भी बढ़ेगा, क्योंकि देश की मुद्राएं क्या है, स्थिर है, ज्यादा परिवर्तनशील नहीं। अब बात करते हैं इसके दोष क्या क्या है, किसके, स्थिर या फिक्स के। अगर हम ये रेट से लेके चलते हैं, हम अपने देश की मुद्रा को विदेशी मुद्रा की तुलना में स्थिर कर देते हैं, तो हमें उसके क्या नुकसान होंगे। पहला, राष्ट्रीय हित का बलिदान करना पड़ेगा। कैसे, हम अपने देश के अंदर तो स्थिर कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी अर्थव्यवस्था अगर परिवर्तनशील चल रही है तो हम क्या करते हैं कि एक तरह से कृत्रिम माहौल के अंदर जी रहे होते हैं।
जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है, हमारे निर्यात उतने कम्पिटिटिव नहीं रह पाते। दूसरा, कृत्रिम स्थिरता से संकट होता है। हमने मेंटेन कर रखा है स्थिर के ऊपर, लेकिन बाकी रेट चेंज हो रही है और हमारा देश का जो मौद्रिक प्रबंध है वो सही नहीं चल रहा है, हमारे निर्यात सही प्रदर्शन नहीं कर रहे, तो हम स्थिर रख के भी उसको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला पाएंगे। जैसे आज अगर हम कह दें कि नहीं हमने तो $1 के बराबर 10 रुपए देने, तो हमारे स्थिर करने से थोड़ी हो जाएगा ये। जब बाकी देशों ने सालों ने अपनी मुद्रा को खुला छोड़ रखा है और हमारा रुपया अगर परफॉर्म सही नहीं कर रहा है, हमारा एक्सपोर्ट सही नहीं है, हमारा प्रोडक्शन सही नहीं है, तो क्या दिक्कत आएगी हमें कृत्रिम स्थिरता के संकट से निकल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इसका जो दूसरा हो गया पूर्ण रोजगार के विकास में बाधा। आपने रेट्स वगैरह सारी फाइनल कर दी, तो अगर आपकी मुद्रा अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रतिष्ठित मुद्रा है, ऑलरेडी आप विकसित देशों के अंदर है, तब तो ठीक है। लेकिन विकसित देशों की मुद्रा वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, वो स्थिरता के ऊपर कर देते हैं, तो उनके आयात और निर्यात के ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लग जाते हैं, जिसके कारण रोजगार विकास नहीं होता, रोजगार नहीं मिलेंगे और पूर्ण रोजगार की संकल्पना साकार नहीं हो पाएगी। ये थे इसके दोष। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध। मौद्रिक या राजकोष नीति को अगर हमने अप्लाई करना है, जब हमने उनको परिवर्तनशील कर रखा है और इसको हम स्थिर करेंगे, तो ये चीजें लागू करने में कठिनाई आएगी। ऊंचा वचनों का व्यय, क्योंकि बाकी जो भौगोलिक अर्थव्यवस्था है वो क्या प्रदर्शन कर रही है, उसमें अगर ऊंचा वचन आ रहे हैं तो हमें भी अपनी मुद्रा के अंदर ऊंचा वचन करने पड़ेंगे। अगर हम स्थिर चलेंगे तो हम ज्यादा टाइम तक अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर नहीं रख पाएंगे। तो ये था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लाभ या उसके फायदे और उसके दोष क्या क्या है। स्थिर में क्या करते हैं, रेट्स को एक नियमित कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा उसमें चेंज नहीं होगा या फिर उसी पे उसको चेंज किया जाएगा। अब बात करते हैं परिवर्तनशील या फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग की। इसमें क्या होता है, मांग और पूर्ति के लिए क्या छोड़ दिया जाता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। उनकी आपसी शक्तियों और सामंजस्य के द्वारा क्या होता है, इसका निर्धारण होता है। अब इसके अपनाने के लाभ क्या है, अगर कोई देश इसको अपनाता है परिवर्तनशील नीति को, तो उसको क्या फायदा है। पहला, मौद्रिक नीति संचालन में सफलता। दूसरा, विकास में सहायक। क्यों, क्योंकि पूर्ण रोजगार से साकार कर सकते हो, आपकी मुद्रा विदेशी मुद्रा के साथ में कंपटीशन कर रही है, उसका स्वतंत्र आवागमन है, आपका व्यापार बढ़ रहा है, तो आपके विकास भी होगा। भुगतान संतुलन सबका स्थापित हो जाता है। जब आपकी रेट्स चेंज हो रही है, आप अपनी मुद्रा को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, तो आपको अनावश्यक अवमूल्यन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अवमूल्यन और उतार चढ़ाव से मुक्ति। जब आपने स्वतंत्र छोड़ रखा है तो आपको अवमूल्यन नहीं करना पड़ता। अवमूल्यन क्या होता है, जब अवमूल्यन और अतिमूल्यन दो चीजें होती है। जब किसी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में उसकी प्राइस कम करती है तो वो क्या कहलाता है, अवमूल्यन कहलाता है। और जब दूसरे देश की तुलना में उसकी प्राइस को अधिक या बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो उसको अतिमूल्यन बोला जाता है। अब जब आपने स्वतंत्र छोड़ रखा है कि डॉलर है या पौंड जो भी आपका, उसके सामने रुपए को आपने क्या छोड़ रखा है, स्वतंत्र छोड़ रखा है। कैसे फाइनल हो रही है, दोनों की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। तो इसमें आपको पता ही नहीं कैसे फाइनल हो गई। तो जब आपने स्वतंत्र छोड़ रखा है इस चीजों को, तो अवमूल्यन करने की आवश्यकता कहाँ है, वो अपने आप अपना रेट्स फाइनल कर लेंगे। बढ़ रहा है तो भी ठीक है, घट रहा है तो ठीक है, आपका जैसा व्यापार परफॉर्म कर रहा है, आपकी जैसी प्रोडक्शन है उस चीज का रेट्स फाइनल होते रहेंगे। विदेशों में आपकी चीजों की कितनी डिमांड है, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपकी मुद्रा की डिमांड बढ़ेगी, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी एक्सचेंज रेट भी सुधरेगी। आपके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आपके निर्यात नहीं बढ़ेंगे तो आपकी मुद्रा की मांग भी कम होगी, तो उसके रेट भी क्या होगी, कम होगी। तो आपसे शक्तियों के द्वारा अपने आप स्थापित हो रहे हैं, अधिक भी हो रहे हैं, कम भी हो रहे हैं, तो अवमूल्यन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तविकता का प्रतीक है, हमने स्थिर अर्थव्यवस्था वो जो एक्सचेंज रेट है उसको अपना लिया, लेकिन वो कहीं मौजूद ही नहीं, बाकी देशों ने छोड़ रखे, तो हमें क्या वास्तविकता में जी रही है। ये क्या वास्तविकता का प्रतीक है। अगर आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छे निर्यात कर रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, आपके आयात निर्यातों में संतुलन है, आपके निर्यात ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो मुद्रा है वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, वास्तविकता का प्रतीक है। अंतिम जो इसका प्लस पॉइंट है वह स्वयं समायोजित, सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल आपको पता है कि मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा क्या होता है, स्वयं समायोजित हो जाती है, तो अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है। अब जैसे हमने स्थिर अपना लिया, लेकिन एक साल स्थिर चले, उसके बाद में हमें पता चला कि नहीं हमारे निर्यात तो कम हो रहे हैं डॉलर की तुलना में, तो हमने साल में 60 लगेगा,
हमारे निर्यात बढ़े ही नहीं, क्योंकि वो हमारे निर्यात महंगे साबित हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, $1 के बदले फिर 70 करते हैं, फिर 80 करते हैं, ₹90 के अवमूल्यन करवाते हैं, गिराते हैं उसकी कीमत, फिर हमारे निर्यात बढ़ने स्टार्ट होते हैं, दूसरे देशों के लिए सस्ते होने स्टार्ट होते हैं। तो इसके करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जब आपने इसको ओपन छोड़ रखा है तो क्या करेगी, सेल्फ एडजस्टेबल है, स्वयं समायोजित रहती है। ये थे इसके गुण या इसके प्लस पॉइंट्स की, देश को इसको क्यों अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके दोस्त। मोस्टली क्या रहेगा, जैसे कि आपके जो विकसित देश होते हैं उनकी स्वतंत्र चुनाव अपनी मुद्रा बनेगी, उनकी मुद्राएं पहले से वेल सेट प्रतिष्ठित है। तो विकासशील देशों को या फिर देश होते हैं वो इसके अंदर अपनी मुद्रा को स्टैंड नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर आप इसका जो दोष है कि स्वतंत्र छोड़ तो दिया आपने, लेकिन जब आपका देश विकसित हुआ ही नहीं तो क्या करेगा, वो उतना परफॉर्म नहीं करता। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या लगता है, धक्का लगता है। कैसे व्यापार को धक्का लगेगा, जैसे कि आप उसके में बताया कि हमने शुरू में रेट फाइनल कर लिया, अब इस पे आप कितना माल आपको सप्लाई कर रहे हैं, सामने वाला उसी रेट पे आपको पेमेंट करेगा। तो निर्यात करता हो चाहे आयात करता हो, उनको एक पता रहता है कि उन्हें वैल्यू क्या मिलने वाली है। लेकिन जब हमने क्या छोड़ रखा है, फ्लोटिंग छोड़ रखा था हमने, जिस दिन ट्रांजेक्शन की उस दिन तो था $1.70 के बराबर। अब कुछ आर्थिक चेंजेस हुए जिसके कारण $1 हो गया 90। अब जो उन्हें कीमत मिलेगी उसकी ट्रांजेक्शन कंप्यूटर में, क्या वो सेल मिलेगी। तो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उतना स्वतंत्रता पूर्वक नहीं चल पाता। किसका, ज्यादातर जो विकसित और विकासशील देश होते हैं उनका। सट्टे की प्रवृत्ति में इसको प्रोत्साहन मिलता है, व्यापार तो करते करते हैं, साथ में बढ़ता है कम है, लेकिन जो ज्यादातर क्या करते हैं, मुद्रा का शो करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये मुद्रा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो व्यापार के बजाय जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो चीजें होती है वो ज्यादा होने लग जाती है। यानी सट्टे की प्रवृत्ति को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है, संकटपूर्ण वातावरण रहता है व्यापार के लिए, आर्थिक अस्थिरता रहती है, अंतरराष्ट्रीय वित्तपूर्ति की अनिश्चितता रहती है, और छोटे राष्ट्रों के लिए ये सही नहीं। तो ये था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट के टाइप्स। कौन कौन से देखे हमने आज, फिक्स्ड और फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग, इन दोनों के हमने प्रोज और कॉन्स देखे। अब बात की जाएगी भारत के संबंध में कौन सी सही रही। तो किसी भी देश के लिए अगर हमें ये फाइनल करना है कि उसको कौन सी रेट्स अपनानी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उसकी व्यापारिक स्थिति कैसी है, उसके आयात ज्यादा है या उसके निर्यात ज्यादा है। इस चीज के ऊपर देखिए फाइनल किया जाता है कि हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए। अब जैसे भारत के संबंध में हमारे क्या है, आयात तो हमारे तुलनात्मक रूप से अगर मौद्रिक माप में हम बात करें तो हमारे आयात कम और हमारे निर्यात ज्यादा है। तो फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही उठाना पड़ता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से हम पीछे का देखें तो हमारा जो रुपया है वो विदेशी मुद्राओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा और हमारे आयात क्या है, अनिवार्य से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें नुकसानदेह होती है। ये हम कैसे फाइनल करते हैं, ये रेट्स कैसे फाइनल होगी, मांग और पूर्ति के द्वारा इसका सामंजस्य कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।